ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर 2, जिसमें हम अब प्रॉपर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो शुरू करने वाले हैं। कल के जो लेक्चर में हमने देखा था उसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। कल के लेक्चर में हमने समझा था कि हमारा सिलेबस कैसा है, हमारे सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं उसका बाइफर्केशन कैसा है, राइट। सो पार्ट ए में 3 चैप्टर्स 60% वेटेज वाले और पार्ट बी में हैं 8 चैप्टर्स 40% वेटेज वाले। और हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का नहीं 128 मार्क्स का आता है, क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं, एमसीक्यूज हमारे 30 मार्क्स के आते हैं, 15 एमसीक्यूज 2 मार्क्स के, जो कि हमारे लिए भगवान की ब्लेसिंग है, वो 30 मार्क्स के आते हैं। और आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 14 मार्क ईच। आपको यहाँ पर 7 में से कोई 5 लिखना होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी ऐसे सब क्वेश्चंस होंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो उसके सब क्वेश्चन सारे लिखोगे, बट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है तो चलेगा, बाकी के 5 क्वेश्चन यू आर राइटिंग। सो वैसे 128 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें हमें एग्जामिशन लाना तो बनता है, राइट। यस, आई थिंक इट विल बी स्मूथ इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स। मुझे बताओ ऑडियो क्लियर है? चलो, उसके बाद हमने बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में भी बात किया था, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। एंड बिसाइड्स दैट वी डिस्कस्ड कि ये जो हमारा सिलेबस दिख रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है कंपनीज एक्ट का, जिसके लगभग 100 सेक्शंस हमें करने हैं। और कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है 9 यूनिट्स में। सो कंपनीज एक्ट के जो सारे सेक्शंस हमें पढ़ने हैं 9 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 9 लेसन्स में डिवाइडेड है, जिसका वेटेज 40% है। और बुक का आधा हिस्सा तो इसी के पन्नों से भरा होता है, ठीक है। सो टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, दैट इज आवर यूनिट फर्स्ट ऑफ लेसन 1, लेसन 1.1, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। ओके, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ कंपनीज एक्ट के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट का अगर यहाँ पर जो हाईलाइटेड चीज़ें आप देखेंगे, ये हमने कल ऑलरेडी देख लिया था कि 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है कंपनीज एक्ट, 470 सेक्शंस है, 7 शेड्यूल्स है। ये सब हमने कहाँ पर देखा था? ये सब हमने देखा था एमसीए की वेबसाइट पे। सो एमसीए की वेबसाइट पे हमने देखा था कि कितने चैप्टर्स हैं, उसमें शेड्यूल्स नीचे हैं, शेड्यूल्स में क्या होता है, फॉर्मेट होते हैं, लिस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कभी भी कोई एक्ट आता है तो ज़रूरी नहीं है वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो या फिर सारे के सारे सेक्शंस एक साथ इफेक्टिव हो, उसमें पार्शियली भी नोटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोविजंस जो है वो नोटिफाई हो गए थे 12 सितंबर 2013 से, यानी कि इसके बाद जो भी आप काम कर रहे हो, कंप्लायंसेस कर रहे हो, फाइलिंग करने, जो भी चीज़ें करनी है वो इस नए एक्ट के हिसाब से करने होंगे। और कुछ प्रोविजंस, कुछ सेक्शंस पार्शियली 26 मार्च 2014 से इफेक्टिव हुए थे, तो ये ग्रेजुअली पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, ओके। Part of the provisions related to NCLT National Company Law Tribunal have been notified 2016 में, इसके रूल्स वगैरह भी हैं, NCLT रूल्स, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली। कौन सी मिनिस्ट्री? हमने उस मिनिस्ट्री का वेबसाइट देखा था, एमसीए का वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अंडरस्टैंड, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू तो आ सकता है। एमसीक्यू में वो क्या पूछ सकते हैं, हाई चांसेस जिस सवाल के हैं वो मैं अब बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें ये पता है कि कोई भी लॉ जो बनता है वो एक मिनिस्ट्री प्रपोज करती है पार्लियामेंट में, फिर वहाँ अगर पास हो गया लोकसभा राज्यसभा में तो हम जाते हैं प्रेसिडेंट जी के पास कि आपकी साइन चाहिए। इतने सारे लोगों की साइन नहीं चाहिए थी, सिर्फ आपकी साइन चाहिए, जिसे हम बोलते हैं असेंट। नाउ योर एक्ट इज रेडी एंड यू नोटिफाई इट वेयर? यू नोटिफाई इट इन द ओजी, द रियल ओजी, दैट इज द ऑफिशियल गजेट, ठीक है। सो द कंपनीज एक्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर एक्ट जिसका भी लिस्ट हमने देखा था, दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड द ऑफिसेस, अब वो मिनिस्ट्री है, उसके अंदर अलग अलग अथॉरिटीज है, ऑफिसेस है, जो सारा काम एग्जीक्यूट करवाते हैं। आप लॉ कंप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें देखते हैं। सो दोज अथॉरिटीज एंड ऑफिसेस आर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, पब्लिक ट्रस्टी, डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन, एनसीएलटी, एनसीएलएटी। अगर कोर्ट में हम जाते हैं
तो वहाँ पर हमारे जनरल वाले केसेस कोर्ट में लड़े जाते हैं। जो कंपनी से रिलेटेड केसेस हैं वो जाते हैं एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। पहले सीएलबी होता था, इट वाज अ बोर्ड, अभी इट इज एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर आपको इनका ऑर्डर पसंद नहीं आया तो अपील कहाँ करेंगे? नेशनल कंपनी लॉ appellate tribunal. Okay, the registrar of companies controls the task of incorporation of new companies and administration of running companies. अगर आपको कोई नई कंपनी बनानी है, उनका नाम आपको रिजर्व करना है, उस कंपनी का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं उसे रिजर्व करके रखोगे ताकि ये नाम मेरे लिए रखे रहिए आप, मैं सारी फाइलिंग्स इस नाम से रेडी रखता हूँ, ये बोल के जब आप जाते हो कुछ दिन के लिए वो नाम रिजर्व होता है। ये कहाँ होता है? रजिस्ट्रार के पास ही होता है। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो सारे फाइलिंग्स होते हैं एमसी की वेबसाइट पे हो रहा है। काम कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री में वो काम देख कौन रहा है? कौन सा ऑफिसर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। और जब आपकी कंपनी बन गई है उसके बाद आपको दुनिया भर के जो कंप्लायंसेस करने हैं, मीटिंग्स करनी है, रेजोल्यूशन पास करने हैं, उसकी फाइलिंग जब आप करोगे, एनुअल फाइलिंग जो होती है, इवेंट बेस्ड फाइलिंग जो होती है, वो किसके पास होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ही होती है। तो आप एमसी की वेबसाइट पे जरूर अपलोड कर रहे हो, लेकिन ये कौन से ऑफिसर को वहां पर देखना है, स्क्रूटिनी करना है? दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब यहां पर इससे शायद आपको याद आ गया हो, आई होप कि कल का जो होमवर्क था वो था कि इंडिया में आरओसी और आरडी आज की डेट में कितने हैं। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पूरे कंट्री में एक तो नहीं है, वो एक इंसान होते हैं, ठीक है। सो एक इंसान पूरे हजारों लाखों कंपनीज का काम तो नहीं देख सकते हैं। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कितने हैं? और रीजनल डायरेक्टर, ये जिसके अंडर काम करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जिसके अंडर काम करते हैं, दैट इज रीजनल डायरेक्टर। तो ये कितने हैं इंडिया में? आपने चेक किया क्या? आपने चेक किया क्या? आर वी अवेयर? यस, मुझे जल्दी जल्दी से बता दो, डिड यू चेक or not? And I will tell you one thing, जब आप कमेंट कर रहे होते हो ना, उसके 10-12 सेकेंड बाद मुझे यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करने में ही देरी करोगे मुझे और लेट से मिलेगा। सो जैसे ही मेरा सवाल सुनो, आंसर इट राइट अवे, आंसर इट इन द कमेंट्स राइट अवे। नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता, मैं बता दूंगी, बट आई वॉन्ट योर आंसर, ठीक है। यस, चलो। सो एमसीए की वेबसाइट पे अगर हम देखें, ओके लेट्स सी, वापस से एमसीए की वेबसाइट ऑलरेडी कल की खुली हुई है। यहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट अस, जो लास्ट टैब है वहाँ पर जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस में यू विल सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और आरडी, दोनों की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आरडी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 7 रीजनल डायरेक्टर, बट कुछ महीने पहले ही 3 नए आरडी नोटिफाई किए गए हैं, ठीक है। 3 नए आरडी नोटिफाई किए गए हैं। तो आज की डेट में कितने आरडी हैं? 7 पहले थे, 3 अभी और ऐड हो गए, टोटल 10, ठीक है। सो 10 आरडी। अब आप कैसे विश्वास करोगे कि 10 है? यहाँ पर तो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, एमसी की वेबसाइट पे दिख रहा है 7, तो उनसे गलती हो गई, उन्होंने यहाँ पर चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 10 आरडी की लिस्ट दी हुई है। इफ यू कैन काउंट, दीज आर 10, ठीक है। सो 10 आरडी आज की डेट में है हमारी कंट्री में, रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पहले थे 25, हाँ यहाँ उन्होंने नंबर लिखा ही नहीं, चेंज करने का झंझट ही नहीं। सो पहले थे 25, अभी 6 और ऐड हुए हैं। प्लीज ध्यान से सुनिए क्योंकि ये फ्रेश अमेंडमेंट है, कुछ महीने पहले का ही है। आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। आपके फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में ही आपके एमसीक्यू का काम शुरू हो गया है, ओके। सो आरडी पहले 7 थे, 3 और ऐड हो गए 10 हैं। आरओसी पहले 25 थे, 6 और ऐड हो गए 31। अब ये मैं पूरा बैठ के काउंट नहीं करवाऊंगी, इफ यू वांट यू कैन डू, ठीक है। एमसीए की वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र में पहले 2 आरओसी हुआ करते थे, महाराष्ट्र में, मुंबई में 1 और पुणे में 1।
अब मुंबई में ही 2 आरओसी बना दिए क्योंकि इतना ज़्यादा काम है, स्पेशली महाराष्ट्र में कंपनीज का इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन काम चलता है। और 2 मुंबई में बनाने के अलावा पुणे में ऑलरेडी था ही, एक नागपुर में भी आरओसी ऑफिस बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके एडिशंस हुए हैं। यूपी में 1, 2, पहले यूपी में एक ही हुआ करता था। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये 2 ही ऐसे थे जहां पर 2 आरओसी ऑफिसेस थे, ठीक है। महाराष्ट्र में पहले 2 थे, तमिलनाडु में भी पहले 2 थे, अभी महाराष्ट्र में 4 कर दिया है, तमिलनाडु में उतना ही है, उत्तर प्रदेश में ऐड कर दिया है, वेस्ट बंगाल में ऐड कर दिया है, लाइक दैट। सो इसको आपको अपने फर्स्ट पेज पे ही लिखना है कि कंपनीज एक्ट जो आपका सिलेबस है उसके बेसिक्स, आपका जो भी फर्स्ट पेज होगा ना, अभी छोटा दिखेगा, चलो यहाँ हम नोट्स बना लेते हैं। सो जो आपका फर्स्ट यूनिट है लेसन 1.1, इसमें बेसिक्स का पेज आप फर्स्ट पेज रखना, जो भी आपको बेसिक वाली चीज़ें लगती हैं वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर कभी अगर एमसीक्यू आ गया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि बुक का पहला पेज ही या नोटबुक का पहला पेज से ही आपका वो एमसीक्यू बन गया, ठीक है। और हमने देखा जो अथॉरिटीज होती हैं, अथॉरिटीज कौन सी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके अंडर आते हैं आरडी। कितने आरडी हैं हमने देखा, 10 आरडी है, ठीक है। ओल्ड 7 प्लस न्यू 3। ये मैं अलग से क्यों बाइफरकेशन करवा रही हूँ, क्योंकि मान लो एग्जाम में ये सवाल नहीं आता है टोटल कितने आरडी हैं, ये सवाल आता है कि नए कितने नोटिफाई हुए, तो यू शुड नो कि नए 3 नोटिफाई हुए, ठीक है। सो टोटल 10 आरडी और आरओसी जो है, आरओसी टोटल 31। अब यहाँ पर ओल्ड आरओसी वर 25 और न्यू आरओसीज आर 6 न्यू नोटिफाइड, ठीक है। तो टोटल हो गए 31। ये आपके नोटबुक में फटाफट से लिख लीजिए क्विकली, आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 30-40 सेकेंड्स। चलो, एंड whenever you are done writing give me a thumbs up, okay? yes. चलो वी डन। एक और चीज इसमें ऐड कर देना, फॉर एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या, हमें कोई चीज, कोई ऑर्डर, आरओसी का कोई ऑर्डर हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमें नोटिस आया है जबरदस्ती का, हम उसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं, तो किसके पास जाएंगे एडजुडिकेशन के लिए, अथॉरिटी है एनसीएलटी। एनसीएलटी के और भी बहुत काम है, वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तब समझेगा। और इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील फाइल करना है तो हम जाते हैं एनसीएलएटी के पास। अगर आपको लग रहा है आपको फुल फॉर्म याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ आपने इंटर में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आपको ध्यान में होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, एनसीएलटी और एनसीएलएटी, ओके। यस, वी डन। ये हो गया हमारा बेसिक्स, ओके। Now if you want you can also add the dates of notification also here, वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। चलो, अब यहाँ पर हमारा जो कोर सिलेबस शुरू हो रहा है, मैम इतने देर से कोर सिलेबस ही शुरू कर रहे हो, यस शुरू हो चुका है। अब एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और इतनी प्यारी डेफिनेशन है आपके बुक की, आपके सीएमए फाइनल का जो पहला ग्रुप है यानी कि ग्रुप 3, उसका जो पहला सब्जेक्ट है यानी कि लॉ का सब्जेक्ट, उसका जो पहला चैप्टर है यानी कि कंपनीज एक्ट, उसके पहले यूनिट के पहले डेफिनेशन पढ़िए। पहला डेफिनेशन इतना सुंदर डेफिनेशन है,
कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 20। हाँ, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी, लेक्चर के एंड में रिमाइंड मी कि मैं क्लॉज के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो, सो इन द टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स a company incorporated under the act और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे कि 2013 को एक्ट बुला रहे हैं, इस एक्ट को एक्ट बुला रहे हैं, तो इससे प्रीवियस जो 1956 का था, 1913 का था, जो भी था, उसमें अगर इनकॉर्पोरेट हुई है कोई कंपनी तो उसे हम कंपनी बुलाते हैं। सो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का डेफिनेशन क्या समझा हमने यहाँ से कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब कंपनी होता है, राइट। कंपनी मीन्स कंपनी, वाह। सो CMA means what? CMA means CMA, right? चलो, सो जो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है ना, that does not exactly define, that does not exactly give you the meaning of a company। तो मीनिंग ऑफ अ कंपनी कैसे पता चलता है आपको, यहाँ से पता चलता है, बट उससे पहले हम करेंगे फीचर्स, क्योंकि आप फीचर्स करेंगे तो you'll get a clarity, ठीक है। ये एंड में आएगा, दिस इज सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन टाइप्स। तो कंपनी है क्या, कंपनी के फीचर्स से आपको पता चलेगा कि कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया कि अगर आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है तो हम अभी के लिए ये मान के चलेंगे कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि कब पढ़ा हुआ याद भी नहीं होगा ना। सो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, कुछ महीने साल पहले पढ़ा हुआ होगा। राइट नाउ वी आर लर्निंग एज इफ वी आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। कंपनी मीन्स कंपनी। नाउ द फीचर्स, अब इसको एक बार इग्नोर करना, दिस इज योर एब्रीविएशन, दिस इज योर निमोनिक की कोई चीज हमें याद करनी है, लिस्ट याद करनी है, तो ऐसे कुछ मैंने बना के रखे हुए जिससे आपको आसानी से पॉइंटर्स याद हो जाए, ठीक है। तो ये याद करने का काम लास्ट में, ओके। सो लेक्चर्स अगर मेरे साथ प्रॉपर करते रहोगे, आपका लर्निंग वाला पार्ट भी होता चला जाएगा, ठीक है। चलो, अब कमिंग टू कंपनी मीन्स कंपनी। Independent corporate existence is the first feature of a company. Independent corporate existence. Independent किससे independent? The outstanding feature of a company is its independent corporate existence. By incorporation under the act, the company is vested with a corporate personality which is किससे independent है? अब फाइनली बताया किससे independent है, distinct from the members who compose it. तो मान लीजिए मैं और आप मिलके कंपनी बनाते हैं, हम 15 लोग मिलके अगर एक कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी अलग है, हम अलग है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि हमने कंपनी बनाई है, जैसे हमारी कोई दुकान होती है, ठीक है। इफ वी हैव अ शॉप, देन इन दैट केस अगर शॉप में कुछ गड़बड़ होती है, शॉप में ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा उधारी ले ली है और शॉप के असेट से पे ऑफ नहीं हो सकता, तो जो शॉपकीपर है, जो मालिक है, उसके पर्सनल असेट से भी रिकवर किया जा सकता है। वाई? बिकॉज वहां पर शॉप और शॉपकीपर को एक ही माना जाता है, दुकान और उसके मालिक को एक ही माना जाता है। बट व्हेन इट इज अ कंपनी को अलग माना जाता है, मेंबर्स को अलग। मेंबर्स ने पैसा इकट्ठा करके, असेट्स इकट्ठा करके एक बार कंपनी बना दी है, अब कंपनी एक पर्सन के रूप में काम करती है। कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन, इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, कंपनी एग्जिस्ट करती है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस वाला पर्सन होता है, ठीक है। सो कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल होते हैं, राइट। कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। सो कंपनी का सबसे पहला फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। कौन सा एग्जिस्टेंस? कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। नॉर्मल एग्जिस्टेंस इंसान का कैसे होता है कि हम सांस ले रहे हैं, वी आर एग्जिस्टिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि बाय लॉ इट इज एग्जिस्टिंग, सो इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम होम, डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट, जिसके थ्रू ये कंपनी बनी हुई है। ये केस हमारा आगे जब हम टॉपिक्स करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वगैरह, तब आएगा सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस, ठीक है। तो पहला फीचर हो गया इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। दूसरा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, आपका कोई लायबिलिटी है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम हमारे घर वालों के लिए असेट है या लायबिलिटी है। हम हमारे सिबलिंग को हमको चढ़ाते थे कि यू आर अ लायबिलिटी, आई एम द एसेट फॉर माई पेरेंट्स। सो असेट इज समथिंग दैट गिव्स, दैट जनरेट्स
योर इनकम, जो आपको पैसा ला के देता है, जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो। और लायबिलिटी एक तरीके से भार होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पे ऑफ, ठीक है। सो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में लायबिलिटी का मतलब है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है कंपनी के प्रति, जिस कंपनी में यू आर अ मेंबर, वहाँ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, इन मॉनेटरी टर्म्स। सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म, where the company is registered with limited liability, the member's liability becomes limited or restricted to the nominal value of shares taken by them और द अमाउंट गारंटीड बाय देम। अब यहाँ दो चीज़ें क्यों दी हुई है, क्योंकि लायबिलिटी लिमिट की जा सकती है शेयर्स के थ्रू भी और लिमिट की जा सकती है गारंटी अमाउंट के थ्रू भी। मतलब क्या, मतलब अगर कंपनी में हम शेयर कैपिटल रखते हैं तो वहाँ पर मुझे मेंबर बनना है, मैं वहाँ के शेयर्स खरीदूंगी। एक शेयर खरीदा तो भी मेंबर है, 1,00,000 शेयर्स है तो भी मेंबर है, ठीक है। तो अब मेरी लायबिलिटी कितनी होगी, एक शेयर अगर मैंने खरीदा तो उसके जितने पैसे बनते हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, मैंने 10 रुपए दिए, मेरी लायबिलिटी खत्म। 10 रुपए जब तक नहीं देती हूँ तब तक आई एम लायबल टू पे टू द कंपनी, ठीक है, कंपनी को पे करें। इफ आई एम होल्डिंग 1,00,000 शेयर्स, आई विल हैव टू पे 1,00,000 into 10, तो 10 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी है कंपनी के प्रति, ठीक है। सो लायबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय यू। When it is a company limited by guarantee, वहां पर शेयर कैपिटल नहीं होता है, वहां उन्हें शुरुआत में पैसे की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, उनको कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो वो बस इतना बोल देते हैं कि जब कंपनी बंद हो रही होगी और हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तुम लिख के दो तुम कितने पैसे दोगे, ठीक है। सो यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू गारंटी कि जब जरूरत पड़ेगी हम इतने पैसे दे देंगे। सो दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे होंगे तब। अभी एक बार मैंने आपको बता दिया, उस वक्त मैं वापस बता दूंगी, ठीक है। सो मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, या तो उन्होंने शेयर्स जितने लिए हैं उसके वैल्यू का, या फिर जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी दिया है, कसम खाया, वादा किया है कि इतने पैसे देंगे। नो मेंबर इज बाउंड टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर मैंने 1,00,000 शेयर खरीदे हैं, उसका मैं 10 रुपए हर शेयर के हिसाब से 10 लाख रुपए दे रही हूँ कंपनी को, तो अब कंपनी मुझसे जबरदस्ती 1 रुपए और भी नहीं ले सकती है जस्ट बाय सेइंग कि तुम मेंबर हो, जस्ट बाय सेइंग कि अरे तुम्हारी तो कंपनी है, पैसे की जरूरत है, दे दो। अगर मैं वो पैसे दे देती हूँ तो दैट विल बी अ लोन टू द कंपनी, कंपनी विल रीपे मी, ठीक है। अगर मैं दान पुण्य कर रही हूँ, डोनेशन दे रही हूँ तो बात अलग है। बाकी आई एम नॉट लायबल, मेरी जिम्मेदारी नहीं है इससे 1 रुपए भी ज्यादा देने की। और यहाँ अगर मैं पैसे इससे ज्यादा देने से मना करी तो कंपनी से मुझे निकाला भी नहीं जा सकता है मेंबरशिप से। दे कैन आस्क लीगली ओनली फॉर 10 लाख, आई एम बाउंड टू पे लीगली ओनली 10 लाख रुपीज, ठीक है। एक शेयर खरीद रही हूँ, मेंबर हूँ, यस, एक शेयर से भी मेंबर है, कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक शेयर के 10 रुपए। वो 12 रुपए मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते, अलाउड नहीं, ठीक है। In the normal course, a shareholder is liable to pay for the shares as and when it is called up by the company. In case of default, the unpaid shares may be forfeited and the shareholder no more remains a shareholder. ये आपने किया होगा अकाउंट्स के टॉपिक में। अकाउंट्स के टॉपिक में आपने देखा होगा कि कंपनी का कैसे होता है, वो पहले एप्लीकेशन मनी लेते हैं, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, लाइक दैट दे आस्क यू फॉर मनी। अब ये चीज़ बंद हो चुकी है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक बार में पूरा पैसा ले लिया जाता है। बट अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो पैसे ले रहे हैं आपसे, तो अगर आपने एप्लीकेशन मनी अप्लाई कर रहे थे तब आपने पैसा देना ही था, दे दिया। अलॉटमेंट मनी भी आपने दे दिया, लेकिन कॉल्स के पैसे आप नहीं दे रहे हो, तो आपको कंपनी मौका दे रही है पैसे चुका दो, वरना तुम्हारे शेयर्स कर लेंगे जब्त, तुम्हारे शेयर्स कर लेंगे फोरफीट, यू आर नो मोर अ मेंबर। सो इफ यू आर पेड द एंटायर 10 रुपीज पर शेयर, तो फिर तो तुम मेंबर रहोगे ही रहोगे जब तक तुम्हारे पास वो शेयर है। बट अगर तुम जितना रिक्वायर्ड मनी है दैट इज 10 रुपीज, वो अगर नहीं देते हो तो हम तुम्हारे शेयर्स फोरफीट कर सकते हैं आफ्टर फॉलोइंग अ प्रोसीजर, ठीक है। सो दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी, कि जितना तुम्हारे पास शेयर है उतने पैसे की तुम्हारी लायबिलिटी है, ये पैसे दे देना, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर हमने देखा लिमिटेड लायबिलिटी का, लायबिलिटी किसकी, मेंबर्स की, किसके प्रति, कंपनी के प्रति, ठीक है। थर्ड इज परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ आप ये मीम देख के, नॉट मीम बट द टैग लाइन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, याद आ रहा है किसका है? आई थिंक दिस इज वेरी लेजेंडरी टैग लाइन, सबको ही पता है, राइट। दिस इज व्हाट, जिंदगी के साथ भी, दिस इज जिंदगी के बाद भी, दिस इज LIC, राइट।
सो परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ? परपेचुअल सक्सेशन मीन्स द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी में कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी. द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट इट. तो मान लीजिए कोई कंपनी, आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसे पता होंगी टाटा की जो बहुत सालों पुरानी है, ठीक है, रिलायंस कितने साल पुरानी है. अब मान लीजिए कोई एक कंपनी शुरू की गई थी 1930 में, ठीक है, 1930 में कोई कंपनी शुरू की गई थी. आज की डेट में जो लोग वहाँ पर मेंबर थे, जिन्होंने कंपनी शुरू की, जो मेंबर थे, आज की डेट में ज़रूरी है क्या कि वो जिंदा होंगे? ज़रूरी है क्या? एक तो यहाँ पर जब वो मेंबर बने होंगे वो मेजर रहे होंगे, राइट. उसके बाद अभी इतना एक सेंचुरी के बाद वो जिंदा रहेंगे सारे के सारे, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं. बट क्या वो कंपनी जिंदा होगी? अगर वो कंपनी लीगली बंद नहीं की गई होगी, वाइंड अप नहीं की गई होगी, तो जिंदा होगी. मतलब मेंबर्स रहे या ना रहे, कंपनी विल कंटिन्यू बिकॉज कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. उसका मेंबर से अलग अस्तित्व है, मेंबर से अलग एग्जिस्टेंस है, राइट. सो अगर मान लीजिए हम कंपनी आज की डेट में शुरू करते हैं और हम खुद को क्यों मारे, मान लीजिए कुछ 3-4 लोग एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, XYZ. ये लोग एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद कंपनी का सारा कुछ काम हो गया. पहली बोर्ड मीटिंग उन्होंने रखी. पहली बोर्ड मीटिंग के लिए वो बोर्ड मीटिंग भी उन्होंने कंडक्ट कर ली. बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद वो लोग जब वापस आ रहे थे घूम फिर के, जहाँ पर भी कोई अच्छे से रिजॉर्ट में बोर्ड मीटिंग रखी होगी, बोर्ड मीटिंग तो कहीं पर भी रख सकते हो, तो वहां से जब वापस आ रहे थे XYZ तीनों एक ही कार में थे और वो कार गिर गई डुब से, घाई में. सो सॉरी फॉर देम, तीनों ही नहीं बचे. तो क्या ये नहीं बचे तो कंपनी भी नहीं बची क्या? कंपनी, आपने लीगली, कंपनी का जन्म हो गया है, कंपनी इज एग्जिस्टिंग, उसके मेंबर्स रहे या ना रहे, कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, कि तुम नहीं तो तुम्हारे बाद कोई और सही, ठीक है. सो मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंपनी विल एग्जिस्ट, ठीक है. तो थर्ड हो गया परपेचुअल सक्सेशन. यहां तक क्लियर? फर्स्ट इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, सेकंड लिमिटेड लायबिलिटी, थर्ड परपेचुअल सक्सेशन. यहां तक के क्लियर है? यस 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 यस. यस, चलो. सेपरेट प्रॉपर्टी एज सेपरेट ओनर. कंपनी अपनी ओनरशिप में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, खरीद सकती है. अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, इट इज अ लीगल पर्सन, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ, ओके. इट इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना, प्रॉपर्टी अपनी ओनरशिप में रखना और प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना, ट्रांसफर करना, बेचना, ये सब कुछ कर सकती है कंपनी अपने नाम पे, इन इट्स ओन नेम, ठीक है. सो कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी, कंपनी कैन एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. वहाँ ज़रूरी नहीं है कि MD के नाम पे वो कंपनी का प्रॉपर्टी रखना पड़ेगा. कोई लैंड खरीदा है तो किसी मेंबर के नाम पे लेना होगा, जी नहीं. कंपनी का अलग से एग्जिस्टेंस है, कंपनी एक पर्सन है, कंपनी कैन होल्ड, कंपनी कैन ओन, कंपनी कैन डिस्पोज ऑफ एनी property. The company becomes the owner of its capital and assets. Shareholders are not the several or joint owners of the company's property. Understand? अगर हम लोग मिलके एक कंपनी ओपन करते हैं, अब यहाँ मुझे, बाप रे क्या क्या नाम है, चलो मान लो मैं हूँ संजया Cicely, if I'm not wrong, ठीक है. I'm using all names. Joseph, YBC, नहीं, मैं पढ़ने में कुछ मुझसे मिस्टेक हो रही है. चलो मान लो कुमार, ठीक है. हम 5 लोग ने कंपनी बनानी है, तो हम पांचों ने 1-1 लाख रुपए लेके आए हम अपने यहाँ से, ठीक है. और मान लीजिए मेरे पास एक ऑफिस था, यही वाला ऑफिस, मैंने ये भी कंपनी को दे दिया कि यहाँ पर हम हमारी
ऑफिस ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड व्हाट, वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख रुपीज प्लस अ बिल्डिंग टू द कंपनी को हमने ये कंट्रीब्यूट कर दिया है। हम पांचों क्या है, हम पांचों हैं मेंबर कंपनी के। जब कंपनी बन जाएगी, कंपनी अब बन गई है, तो ये जो 5 लाख रुपए हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये अब किसके नाम पे होगा, ये अब किसका असेट है, किसके बैलेंस शीट में दिखेगा, कंपनी के बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा कि हाँ कंपनी के पास 5 लाख कैश है और कंपनी के पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। कंपनी के पास एक बिल्डिंग है, मान लीजिए उसकी कीमत अब एकदम सिंपल रखने के लिए लेट्स से 70 लाख है, ठीक है। तो 75 लाख, और इसके बदले कंपनी ने, कंपैरिजन के लिए मैं लेफ्ट राइट में लिख रही हूँ, वैसे तो अब हम हॉरिजॉन्टली नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल, आपका कैपिटल इशू किया गया है 75 लाख रुपीस का, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कंपनी हैज़ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो हमने पैसे दिए, कल को आकर हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे पैसे वापस करो, वो आपने दे दिया है। अगर आपको कंपनी से पैसे वापस चाहिए तो आप शेयर्स बेच दो, आप अपने शेयर्स जो है वो दे दोगे, आप मेंबर नहीं रहोगे और आप अपने पैसे लेके वापस जा सकते हो, जो भी शेयर का वैल्यू है उस वक्त। सो हियर द पॉइंट इज, वंस यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड द मनी, द assets, it is the property of the company only, not you. The property is vested in the company as a body corporate and no changes of individual membership affect the title. यानी कि अगर इसमें से मैं चली भी जाती हूँ, ठीक है, मैंने एक बिल्डिंग लाके दी थी, मैं अगर चली भी जाती हूँ तो भी कंपनी के पास ये बिल्डिंग कंटिन्यू करेगी, बिकॉज नाउ इट इज द असेट ऑफ द कंपनी। इसके बदले में मुझे पैसा मिला होगा या जो भी होगा, बट नाउ इट इज द असेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। द कंपनी कैन कन्वे, असाइन, मॉर्गेज और अदरवाइज डील विद इट्स प्रॉपर्टी। कंपनी को जो करना है, कंपनी को ये प्रॉपर्टी किसी और को देनी है, कंपनी के पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट है, तो ये भी असेट होते हैं, इंटैंजिबल असेट, उन्हें असाइन किया जाता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो असाइन करना है, कोई लैंड है, कोई चीज़ गिरवी रखनी है, जो भी असेट है उनका, वो कर सकती है कंपनी। कंपनी एक्ट्स एज एन ओनर, इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी एज अ सेपरेट ओनर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। 5th और 6th बस बच रहे हैं। 5th इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे मैम प्राइवेट कंपनी का क्या, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने पे कंप्लीट नो नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं कि कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करके आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। देखो, 2 चीज़ होती है, एक होता है प्रोहिबिशन, और एक होता है रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन कंप्लीट नो, अलाउड ही नहीं है, जैसे आपके घर में कोई चीज़ होगी कि ये तो हमारे घर में अलाउड ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो दैट इज प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ के लिए वैसे तो मना किया है, कि मान लीजिए आपको घूमने फिरने के लिए, सिटी से बाहर अकेले जाने के लिए वैसे तो मना किया है, बट अगर ये कंडीशंस तुम फुलफिल कर देते हो तो जा सकते हो। जनरली इट इज नो, बट इफ यू फुलफिल दीज कंडीशन यू आर अलाउड, तो दोज आर रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन फुलफिल करो देन इट इज अलाउड। इन द केस ऑफ कंपनीज, जस्ट एक सेकेंड, सर का ही कॉल आ रहा है। Yes. So, in the case of company, share could be capable of being easily transferred. आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। Accordingly, Companies Act in Section 44 declares
शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी व्हाट, शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल जो लैंड से जुड़ी हुई है, लैंड बिल्डिंग्स, और मूवेबल जो बाकी के सामान हैं, उसमें सिक्योरिटीज को भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है। दे आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तो जो हम बात करते हैं ना कि प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड है, वो रेस्ट्रिक्शन कहाँ लिखा है, कौन से पन्नों में लिखा है, किस किताब में लिखा है? वो रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में। वो रेस्ट्रिक्शन जो होता है ना कि आपके कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्स का रेस्ट्रिक्शन है 200 मेंबर्स ही होने चाहिए। वो 200 मेंबर्स का रेस्ट्रिक्शन कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सो दस इनकॉर्पोरेशन इनेबल्स अ मेंबर टू सेल हिज शेयर्स इन द ओपन मार्केट विच प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर एंड स्टेबिलिटी टू द कंपनी। लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर मतलब आपको कोई भी असेट को कितना जल्दी आप बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, वो लिक्विडिटी रेशियो होता है, वो लिक्विडिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो शेयर्स अगर लिस्टेड कंपनी के हैं तो वो तो सेकेंड्स में बिक जाएंगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी के भी आसानी से बिक जाते हैं, प्राइवेट कंपनी के थोड़े से समय लगते हैं। तो वो लिक्विडिटी होती है कि आप कभी भी ये जो शेयर्स है इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे गोल्ड है, उसको शॉप में जाओ, वो दो गोल्ड, आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। सिल्वर है, एनीथिंग लाइक दैट, वो आपका फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आपको बेचनी है, तो वो एकदम लिक्विड एसेट है क्या कि जब चाहे उसको बेच दिया और पैसे मिल गए? वो नहीं, उसमें टाइम लगेगा, राइट। सो शेयर्स ऐसे हैं जिससे अगर वो आप एज एन एसेट रख रहे हैं तो आपकी लिक्विडिटी सही रहती है, बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश। और कंपनी को स्टेबिलिटी रहती है। कंपनी को स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर आप शेयर्स बेच रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना कंपनी के जेब से पैसे जा रहे हैं, कोई और शेयर्स खरीद रहा है। तो पहले मेंबर ए था, अब मेंबर बी है। कंपनी के पास पहले भी उतने पैसे थे, कंपनी के पास आज भी उतने पैसे हैं। जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो आपके बीच में हुआ है। कंपनी के जितने शेयर्स इशूड थे कल, उतने ही शेयर्स आज भी इशूड है, ठीक है। सो कंपनी को एक स्टेबिलिटी रहती है कि हाँ, हमारे पास जितने पैसे थे उससे हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई हमसे पैसे मांगने नहीं आने वाला है, ठीक है। सो दैट इज द फीचर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हमने अभी तक के 5 फीचर्स देख लिए हैं। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस किससे अलग है, किससे डिस्टिंक्ट है? मेंबर्स से डिस्टिंक्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी की बात कर रहे हैं? मेंबर्स की लायबिलिटी, कि उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? जितने शेयर्स की हैं उसके नॉमिनल वैल्यू जितनी, या फिर अगर उन्होंने अमाउंट गारंटी किया है तो उतना। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनके शेयर्स हो जाएंगे फोरफीट और वो अब हमारे मेंबर नहीं रहेंगे। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कीप ऑन चेंजिंग, कंपनी विल कंटिन्यू। तो तुम टाटा बाय बाय भी हो जाते हो, कंपनी तो चलेगी। सेपरेट प्रॉपर्टी एज सेपरेट ओनर, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, एंजॉय कर सकती है। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप अपने शेयर सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ट्रांसफर कर सकते हो, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है उन्हें। और लास्ट है कॉमन सील। अब कॉमन सील इज जस्ट लाइक ठप्पा, जैसे यहाँ पर मैंने मीम ऐड किया हुआ है कि ठप्पा। सो कॉमन सील क्या होता है? कुछ डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट होती है कॉमन सील की, वो ठप्पा मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये आज की डेट में ऐसे छोटे वाले स्टेपलर जैसे कॉमन सील आते हैं, लाइक दिस। तो आप इसमें पेपर इंसर्ट करते हैं और पंच करते हैं, तो यू गेट द नेम ऑफ योर कंपनी और बहुत कम डिटेल्स, ठीक है। पहले बहुत ही बड़ा कॉमन सील आता था। जहाँ मैं काम कर रही थी, मैं ये हर बैच में बताती हूँ कि इतना बड़ा वो कॉमन सील का मशीन था कि भगवान। हाँ, इट वॉज दिस, यस। सो ये अच्छा बड़ा साइज का मशीन हुआ करता था, ठीक है। इसको आपको दोनों हाथ से पकड़ के पंच करना होता था। और आई टेल दिस इन एवरी बैच कि मैंने वो मशीन देख के मैंने बोल दिया मुझसे तो नहीं हो पाएगा, किसी और को बुलवाओ और ये करवा दो। वाई? बिकॉज ये हमें क्यों पंच करना था? बिकॉज
ये कॉमन सील जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ लगता है, और कंपनी में किसी को ऑथराइज किया जाता है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर कॉमन सील पंच करना होगा तो आपकी परमिशन से वो पंच होगा, ठीक है। सो ये जो कॉमन सील की रिक्वायरमेंट है, दिस इज ऑप्शनल एज ऑन टुडेज डेट, ये आज की डेट में ऑप्शनल है। पहले कंपलसरी था क्या? यस, पहले कॉमन सील हर कंपनी के लिए कंपलसरी था। 2015 में एक अमेंडमेंट आया, हमने कल ही देखा था मल्टीपल अमेंडमेंट्स आते रहते हैं हर साल, तो 2015 में एक अमेंडमेंट आया जहां बोला गया कि कंपनी का जो कॉमन सील होता है इट इज यूज्ड एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। नाउ 2015 में दिस रिक्वायरमेंट हैज बिकम ऑप्शनल, 2015 के बाद ये ऑप्शनल हो गया है। However, where the company has opted to have common seal, option मतलब क्या? या तो आपके पास कॉमन सील होगा या फिर कॉमन सील नहीं होगा, आपको ऑप्शन दिया है ना, तो आप डिसाइड करो। आपको लग रहा है कि हमें कॉमन सील रखना है तो आप उसको ही यूज करोगे। द सेम शैल बी यूज्ड एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट और द आर्टिकल्स, जैसे भी उसके रूल्स हैं कि कौन उसे पंच कर सकता है, किसके कस्टडी में रहेगा एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आपके कंपनी में कॉमन सील नहीं है, आपने ऑप्शन में से चुना वी डोंट वांट कॉमन सील, वी डोंट वांट दैट मशीन, तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट में सील के बजाय किसका साइन लगेगा? तो वहां पर साइन लगेगा, वहां पर ऑथराइजेशन लगेगा। अगर आपकी कंपनी में सीएस है तो एक डायरेक्टर और एक सीएस का, और अगर आपकी कंपनी में सीएस नहीं है तो एक और डायरेक्टर का, यानी कि 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। सो इफ यू हैव अ सीएस इन द कंपनी द डॉक्यूमेंट विल बी ऑथराइज्ड बाय सीएस प्लस 1 डायरेक्टर। लेकिन अगर आपकी कंपनी में सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स विल ऑथराइज। अंडरस्टैंड? अगर कॉमन सील नहीं है तो कॉमन सील कौन लगा सकता है वो नहीं दिया यहाँ पर। कॉमन सील कौन लगा सकता है वो एक्ट में लिखा हुआ है, वो आर्टिकल्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन सील नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट ऑथराइज कौन करेगा? 2 डायरेक्टर्स इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। If you have a company secretary in the company, then that company secretary plus 1 director, ठीक है, इनको ऑथराइज करना होगा। So these are the 6 features of a company. 6 features of a company. अब यहाँ पर याद करने के लिए मैंने लिखा हुआ है स्पिल, एस के ऊपर 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स एस के 3 पॉइंट्स है। अब एल से तो आप समझ ही चुके होंगे, इट इज लिमिटेड लायबिलिटी, राइट। आई से इट इज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है, आई से इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। चलो देखते हैं हमें कितने समझ आ रहे हैं। एस 3 है, राइट, एस 3 है, टी 1 है, आई है और एल है, ओके। चलो अब इसमें से मैं लास्ट से अगर शुरू करूं तो एल इज लिमिटेड लायबिलिटी। ये आपकी याद करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर सवाल आए, आ सकता है यस, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, यस ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं सीएमए फाइनल में। तो अगर ये सवाल आए तो आपको सोचना ना पड़े कि यार कौन से पॉइंट्स थे। एसपीआई डबल एल लिमिटेड लायबिलिटी, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। पी से मुझे बताओ क्या था, आई एम वेटिंग नाउ। पी से इट वॉज, पी से यस, जल्दी 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 जल्दी, आई थिंक नाउ इट्स बेटर। पी से इट इज, यस, पी से इट इज परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल लगातार, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब लगातार, सक्सेशन मतलब एक के जाने के बाद दूसरा कौन आएगा, वो होता है सक्सेशन, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन। अब एस से 3 पॉइंट्स क्या थे? एस से एक तो सील था, एस से एक शेयर था, और एस से था सेपरेट, ठीक है। सील शेयर सेपरेट, सील शेयर सेपरेट। सील का पॉइंट कौन सा था? कॉमन सील। शेयर्स का क्या था? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और सेपरेट का क्या था? सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट ओनर, राइट, सेपरेट प्रॉपर्टी एज सेपरेट ओनर,
ओके, सो दीज आर द 6 पॉइंट्स। अब यहाँ पर आपको वो 6 पॉइंट समझ भी आ गए हैं, आपको ये 6 पॉइंट्स याद भी हो गए हैं। दिस इज स्पिल। ओके, सो एस से 3, पी से 1, आई से 1 और डबल एल लिमिटेड लायबिलिटी 1, ऐसे करके 6 फीचर्स हो गए हैं, राइट। ये आप अपने नोटबुक में इफ यू वांट टू मेक इट लाइक अ लिस्ट, आप हेडिंग डालोगे फीचर्स ऑफ कंपनी, और चाहिए तो SSS PILL ऐसे लिख सकते हो, और उसके आगे नाम लिख सकते हो S3PILL, ठीक है, या फिर जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो, वट एवर वर्क्स फॉर यू। जस्ट नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आपको ध्यान में रहे जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो। फीचर्स 6 हैं और इसे हमने याद किया है स्पिल से, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ मिनट, या तो लिस्ट बना लो या फिर ऐसे लिख लो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, योर चॉइस, एंड गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन। Wherever you are writing about the seal ना, कॉमन सील का जहां पर भी लिखोगे वहां पर लिख देना ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल। तो अगर सील है यूज एज पर, छोड़ो मैं अच्छे से लिख देती हूँ इसे, जहां पर भी आप कॉमन सील का पॉइंट लिखने वाले हो वहां पर यू विल राइट ऑप्शनल। अगर सील है, टिक मतलब है यूज एज पर एक्ट एंड आर्टिकल्स, ओके। और अगर सील नहीं है तो ऑथराइज डॉक्यूमेंट बाय CS+1 डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर इफ नो CS। अगर आपके यहाँ पर CS अपॉइंटेड नहीं है, प्रैक्टिसिंग CS से करवा सकते हैं क्या? नहीं, ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, ठीक है। सो कंपनी के अंदर CS है तो CS+1 डायरेक्टर विल ऑथराइज द डॉक्यूमेंट, नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स। यस, लेट मी नो वंस यू आर डन। चलो डन। यस, नाउ वी विल कंप्लीट जो यहाँ पर दिया हुआ था, जो मैंने बोला था ये लास्ट में हम देखेंगे। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है क्लॉजेस वाली। सो यस, लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। कंपनी मीन्स अ कंपनी। अ कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अ कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट और अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ठीक है। दे से दैट इट इज अ कंपनी बट वो एक्ट के हिसाब से बना ही नहीं है। एंड
Incorporated company is a single and legal artificial person distinct from the individuals consisting it, whereas unincorporated company such as partnership is a mere collection or aggregation of individuals. ये मैं बताऊंगी आपको. Therefore, unlike a partnership, company is corporate body, legal person जिसका खुद का status है, खुद की पर्सनैलिटी है, सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स. हियर अंडरस्टैंड, अनइनकॉर्पोरेटेड कैसे होगा कंपनी? कंपनी बनाई नहीं तो कंपनी कैसे बोलेंगे? तो समझो जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या बोला गया है, यू कैन हैव मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स. ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में आपके मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे. अब मान लीजिए आपके यहाँ पर 45 पार्टनर्स थे, 45 पार्टनर्स थे, आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स भी मिले, 7 फ्रेंड्स आपको मिले, वो भी आपके पार्टनर बनना चाहते हैं. अब क्या हो गया है, अब हो गए हो आप 52 पार्टनर्स. 52 पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट में अलाउड ही नहीं है. 50 के अंदर ही पार्टनरशिप होती है, 50 से ऊपर गया देन इट इज अ कंपनी. देन इट इज अ कंपनी, यू हैव टू रजिस्टर. अगर आपको इतने सारे लोगों को कंटिन्यू करना है, यू हैव टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट. तो जब तक के आपके 52 मेंबर्स है, आपने कंपनी के लिए रजिस्टर नहीं किया है, आप पार्टनरशिप भी नहीं हो क्योंकि वो भी अलाउड नहीं है, और आप एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी भी नहीं हो. तो वो जो बीच का स्टेज है दैट इज अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी. की कंपनी तो है लेकिन एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है. तो हमें जो भी हम प्रोविजन सारे पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर द इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज की हम कैसे उसे बना सकते हैं एवरीथिंग. ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑल ऑफ इट. ओके, सो दिस इज द बाइफर्केशन इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड का. अब एक चीज जो मुझे लास्ट में बतानी थी आपको, क्योंकि अब नया टॉपिक लेने का समय नहीं है, वी आर डन विथ द टॉपिक्स फॉर टुडे. हमने लिख भी लिया है, कल से विल टेक अप न्यू टॉपिक्स, कल से नहीं नेक्स्ट लेक्चर से. ठीक है, अब एक चीज जो मुझे बतानी थी वो था ये देखो, कोई भी सेक्शन जो है, हमने चैप्टर्स देख लिए कि चैप्टर्स चलो यहाँ पर 29 है, किसी भी एक्ट में ऐसे चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, अब वहां पर दिया होता है सेक्शन. जो सेक्शन है सेक्शन 1 उसकी हेडिंग दी हुई होगी, फिर उसके अंदर का जो भी कंटेंट दिया होगा ना वो दिया होगा सब सेक्शंस में. ठीक है, वो दिया होगा ब्रैकेट्स में सब सेक्शंस में. ओके, तो हमारा सेक्शन हुआ, उसके बाद उसके अंदर का जो भी मटेरियल हुआ वो हो गया सब सेक्शन, और उसके अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंटर्स हैं, तो वो पॉइंटर्स होते हैं हमारे क्लॉजेस जो रोमन में लिखे हुए होते हैं, सॉरी जो ABCD में लिखे हुए होते हैं. ठीक है, अल्फाबेट्स में लिखे हुए होते हैं. ओके, और इसमें भी अगर सब पॉइंट्स डालने हैं, मान लीजिए C में भी आगे कोई सब पॉइंट्स डालने, फिर वापस D लिख रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट्स होंगे ये होंगे हमारे सब क्लॉज. ठीक है, सो आपका सेक्शन 4 है, मान लीजिए सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज A सब क्लॉज 3. ठीक है, दैट्स हाउ यू रीड सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज. सेक्शन नंबर में, सब सेक्शन नंबर ब्रैकेट्स में, क्लॉज अल्फाबेट्स, और सब क्लॉज है आपके 1 2 3. ठीक है, यही हर जगह फॉलो होता है. बट देर इज वन सेक्शन जहां पर सब सेक्शन नहीं होता है. ध्यान से सुनना, देर इज वन सेक्शन जहां पर सीधे क्लॉज होता है, और वहां पर जो क्लॉजेस है वो जरूरी नहीं ABCD हो, वो 1 2 3 4 भी होते हैं. जैसे कि यहां पर हमने देखा ये जो सेक्शन 2 है, क्या ये सब सेक्शन 20 है? नहीं, ये क्लॉज 20 है. क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है वहां सब सेक्शन नहीं होता. कैसे समझना, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग क्वालिफाई होने के बाद भी नहीं जानते हैं, इसलिए आई मेक श्योर दैट आई टेल द स्टूडेंट्स अबाउट दिस. ठीक है, थोड़ा आप भी कभी फ्लेक्स कर लेना. फिर चलो, मैंने कंपनीज एक्ट खोला. ठीक है, मान लीजिए ये सेक्शन है. सेक्शन क्या है? सेक्शन 24 है, पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, ये सेक्शन 24, ये सेक्शन 24 का एक लाइन खत्म. अब इसके अंदर का जो पूरा कंटेंट लिखा होगा पैराग्राफ्स में लिखा होगा. फर्स्ट पैराग्राफ इज फर्स्ट सबसेक्शन, उसके अंदर का पॉइंट है A, तो दैट इज क्लॉज. A के अंदर भी पॉइंट है तो दैट इज सब क्लॉज. तो सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज A सब क्लॉज 1 और 2. अब अगर मुझे B पढ़ना है तो सेक्शन 24
सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, और दूसरा सबसेक्शन है, यस यहाँ एक और सबसेक्शन है, तो दैट इज सेक्शन 24 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो जो भी सेक्शन होता है वो हेडिंग होता है, उसके अंदर का कंटेंट पैराग्राफ्स में होता है और उसके बाद लिस्ट दी हुई होती है। तो यहाँ पर आपने जो हेडिंग है, हेडिंग डाला और उसके बाद एक एक चीज लिखना शुरू की, एक एक चीज लिखना शुरू की। इसमें आगे और लिखना था तो आपने क्लॉज लगा दिया, ठीक है। दिस इज योर सेक्शन, दिस इज सब सेक्शन, ध्यान से सुनना, बहुत बारीक सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज क्लॉज, इसके आगे और आया तो सब क्लॉज, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि पैराग्राफ्स की लिस्ट होती है, ठीक है। किसी चीज की लिस्ट होती है तब आप उसको नंबर करते हो। मान लीजिए एक हेडिंग के नीचे एक ही लाइन है और उसके बाद पॉइंटर्स शुरू हो रहे हैं, 2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो क्लॉज हमें ऐड करने हैं वो क्लॉज यहीं पर ही ऐड हो रहे हैं, 2 एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। तो जब कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में एटलीस्ट 2 आइटम तो होने चाहिए, तब उसे लिस्ट बनाएंगे। अगर आपके सबसेक्शन में एक ही सबसेक्शन है, सेकंड है ही नहीं, तो उसकी नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए सेक्शन 2 अगर आप देखोगे, पहले मैंने आपको जनरल दिखा दिया, अब देखो सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है, हेडिंग हो गया सेक्शन, सेक्शन 2 डेफिनेशन। अब जैसे ही सेक्शन का डिटेल शुरू होता है, दैट इज योर सब सेक्शन। अब यहाँ पर डिटेल क्या शुरू हो रहा है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1 कहाँ तक के चल रहा है, उसके क्लॉजेस ABCD के बजाय 1 2 3 4 क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड यहाँ पर 10 20 नहीं, पूरे 19, ये सारा कैंसल्ड वाला है, पूरे 95 क्लॉसेज है। तो उसको A से Z तक लिखते 26, फिर AA BB C वैसा करते, माथा पच्चे होता, तो नंबरिंग दे दी यहाँ क्लॉजेस की। बट द पॉइंट हियर इज, वो एक ही सब सेक्शन के अंदर ये पूरा लिस्ट आ रहा है, एक सब सेक्शन के अंदर एक लाइन के अंदर पूरी लिस्ट आ रही है क्लॉजेस की। वो क्लॉजेस की लिस्ट खत्म और सेक्शन ही खत्म, तो सब सेक्शन 2 की जरूरत ही नहीं थी। तो जहां पर सब सेक्शन 2 की जरूरत ही नहीं थी वहां 1 को भी क्यों नंबर करना, इसीलिए 1 जो है वहां पर साइलेंट है, 1 वहां पर यूज नहीं किया जाता। सेक्शन 2 सब सेक्शन तो एक ही है तो वो साइलेंट है, सीधे क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज 20 इज कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 इज प्राइवेट कंपनी, लाइक दैट यू डू। जैसे हमने कल स्मॉल कंपनी देखा था, सेक्शन 85, सॉरी क्लॉज 85, तो सेक्शन 2 क्लॉज 85, लाइक दैट यू रीड। बाकी सारे सेक्शन में यू रीड सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ठीक है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। सिर्फ ये सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, जहां सेक्शन है, सब सेक्शन साइलेंट है क्योंकि एक ही लिस्ट है, और सीधे क्लॉज है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 50, लाइक दैट, ओके। समझा? दिस इज समथिंग दैट आई वांट एवरी स्टूडेंट टू नो, कि आप लॉ पढ़ रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए। चलो, वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर्स, वी आर डन विथ टुडेज नोट्स एज वेल। आपको क्या करना है, कल के लेक्चर से पहले एक बार जो आज हमने पढ़ा है उसकी एक रीडिंग लेनी है, ठीक है। ये सुंदर सुंदर जो मैंने लिखा है उसकी नहीं, ये जो बुक में है उसकी आपको रीडिंग लेनी है, ओके। यहां तक के, दैट्स ऑल, चलेगा? ओके, आई विल सी यू in the next lecture. Bye bye, take care, all the best.